तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश शिक्षा का विकास। ये हमारा नया टॉपिक है जो स्पेक्ट्रम का अपना सीरीज चल रहा था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। सबसे पहले चर्चा करते हैं कंपनी के अधीन क्या क्या शिक्षा के प्रयास हुए, क्योंकि शिक्षा ये एक ऐसा माध्यम है जो हमें अंधकार से उजाले की तरफ अग्रसर करता है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कंपनी के अधीन क्या क्या प्रयास किए गए भारतीय शिक्षा पद्धति उसमें सुधार के लिए। तो विद्वान है उनको प्रोत्साहन करने के लिए किस प्रकार जो चरणबद्ध तरीके से किया गया। इसमें क्या शुरू के 60 वर्षों तक कंपनी ओनली व्यापारिक काम ही करती थी, ना वो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ है उनमें भाग लिया, ना किसी तरह का कोई दूसरा काम किया। तो इनिशियली उसका शिक्षा के जो विकास है उसमें कोई रुचि नहीं थी, उसने कोई प्रयास नहीं किया। जो भी प्रयास किए गए थे ओनली व्यक्तिगत स्तर पर किए गए थे। तो आगे हम चर्चा करेंगे व्यक्तिगत स्तर पर क्या क्या प्रयास हुए। सबसे पहले 1781 में जो वारेन हेस्टिंग्स था उसने कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जहाँ पे मुस्लिम कानूनों की शिक्षा दी जाती थी तथा अरबी, फारसी, उर्दू इन भाषाओं का ज्ञान भी दिया जाता था। नेक्स्ट है 1791 में क्या है, जोनाथन डंकन ने एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की बनारस, जिसको काशी बोलते हैं। वहाँ पे यहाँ पे हिंदू दर्शन और हिंदू विधियों जो रीति रिवाज थे उनकी शिक्षाएं दी जाती थी। इन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ते हुए जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उन्होंने 1800 में जो सैनिक अधिकारी है उनको जो भारतीय भाषाओं का ज्ञान देने के लिए तथा जो हिंदू रीति रिवाज है, जो भारतीय रीति रिवाज है उनकी शिक्षा देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो इस प्रकार ये व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास है। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा के जो इस प्रकार का ढांचा अपनाया गया था, कौन सा ढांचा अपनाया गया और उसके उद्देश्य क्या क्या थे। क्योंकि यहाँ पे देखो कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की गई, कलकत्ता मदरसा की, यहाँ पर संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। जो एक इनके पीछे उद्देश्य क्या था? नंबर 1 उद्देश्य था कि प्रशासन को जो शिक्षित भारतीय थे उनकी सशक्त ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उस टाइम कम्युनिकेशन का माध्यम कोई था नहीं, तो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे जनता के साथ। तो इसलिए प्रशासन संचालन के लिए शिक्षित भारतीयों की ज़रूरत थी। नंबर 2 है जो न्याय व्यवस्था है, क्योंकि जो अंग्रेज़ न्यायाधीश थे वो भारतीय रीति रिवाज, मुस्लिम तथा हिंदू कानूनों को नहीं जानते थे, उनके दर्शन के बारे में नहीं जानते थे। तो इसलिए उनको परामर्श देने के लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए उन्होंने न्याय के लिए ब्रिटिश जजों को मुस्लिम तथा हिंदू कानूनों की परामर्श देने के लिए वो एक व्याख्याता के तौर पर उनके परामर्शदाता के रूप में बैठते थे। नेक्स्ट जो सियासतों के साथ पत्र व्यवहार, जो देशी राजा थे उनके साथ पत्राचार करने के लिए, पत्र व्यवहार करने के लिए तथा उनके प्रकार विभिन्न संधियाँ करने के लिए जो पत्र व्यवहार होता था उसके लिए भी जो द्विभाषीय थे उनकी जरूरत होती थी। तो इस प्रकार ये इसके उद्देश्य थे। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे प्रबुद्ध भारतीयों तथा मिशनरियों ने पाश्चात्य धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक शिक्षा की मांग की। तो प्रभु जो बुद्धिजीवी थे भारतीय, उन्होंने जो वेस्टर्न है, जो सेकुलर शिक्षा है तथा जो आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन है उसकी मांग की थी। इसकी मांग जो भारतीय ने क्यों की? क्योंकि उनको पता था कि भारतीयों का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास पाश्चात्य जो आधुनिक शिक्षा है वही कर सकती है। लेकिन जो मिशनरी थी उनका उद्देश्य कुछ दूसरा था, उनके अभिप्रेरणा थोड़ी मंतव्य दूसरा था उनका। वो चाहते थे कि भारतीयों का जो अपनी परंपरागत आस्था है, जो दर्शन है, जो अपने रीति रिवाज है, जो अपना धर्म है, उसमें उनकी आस्था खत्म हो जाए, जिसके कारण वो ईसाई धर्म को अपना ले तथा उनका जो व्यापार करना है, जो पॉलिटिकल एजेंडा लेके आए थे उसको जल्दी से हासिल किया जा सकते। तो उनका उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना। नेक्स्ट है कि जो कंपनी की तरफ से जो चार्टर वगैरह अधिनियम वगैरह आते थे उसमें क्या प्रयास किए गए। तो 1813 का चार्टर था, उसमें 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए स्वीकृत किए गए थे, जिसको 33 का चार्टर था उसमें बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया। इसमें क्या है, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देना था। दूसरा विज्ञान के ज्ञान को आरंभ करना था तथा उसको विकसित तथा उन्नत बनाना था। तो 2 एजेंडे थे इस टाइम। नेक्स्ट है आंग्ल प्राच्य विवाद। 1923 में जो लोक शिक्षा की सामान्य समिति का गठन किया गया, उसमें जो
जो शिक्षा का ढांचा था, तो कौन सा आंगल अपनाना है या प्राच्य, इसमें दो गुट बन गए थे लोक शिक्षा की सामान्य समिति में। एक था मुंड्रो के नेतृत्व में, दूसरा था प्रिंसेप के नेतृत्व में। प्रिंसेप और विल्सन ये चाहते थे कि भारतीय भाषाओं का विकास हो तथा भारतीय साहित्य की शिक्षा दी जाए, ये था प्राच्य गुट। तथा दूसरा था थॉमस मुंड्रो तथा एल्फिंस्टन, वो चाहते थे कि जो पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा है उसको अपनाया जाए, पाश्चात्य विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान है उसका, तथा जो साहित्य पाश्चात्य उसकी शिक्षा दी जाए। और फिर जो आंग्ल प्राच्य विवाद के बाद जो आंग्ल गुट था उसमें फिर दो गुट हो गए। एक चाहता है कि हिंदी मीडियम में तथा देशी भाषाओं में इसका ज्ञान दिया जाए, जो शिक्षा दी जाए, और दूसरा था कि अंग्रेजी मीडियम में जो ज्ञान और शिक्षा दी जाए। इस प्रकार इनमें फिर एक दूसरा गुट और हो गया। तो अभी तक इतना। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पे, वो है लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में एक स्मरण पत्र जारी किया था। उसके मुताबिक क्या क्या चेंजेज आए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैकाले का स्मरण पत्र 1835। मैकाले का स्मरण पत्र, जो मैकाले था ये एक तो था जो आंग्ल प्राच्य गुट था, आंग्ल गुट का समर्थक था, और दूसरा था ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य। उसने 1835 में एक स्मरण पत्र लिखा शिक्षा के माध्यम को लेकर। शिक्षा के माध्यम को लेकर एक स्मरण पत्र लिखा। इसमें कहा गया जो सरकार के जो संसाधन है उनको मद्देनजर रखते हुए जो आधुनिक विज्ञान तथा पाश्चात्य साहित्य की जो शिक्षा देना है उसका अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। उसने ये कहा था कि जो सरकार के जो संसाधन हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को तथा साहित्य के ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में ही प्रदान करना भारतीयों को सर्वोत्तम है। और उसने जो भारतीय साहित्य तथा जो पद्धति थी उसका भी आलोचना कहा। वो कहता था कि भारतीय जो साहित्य का स्तर है वो यूरोपीय साहित्य की तुलना में बहुत ही कम है। इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना गवर्नमेंट को ये परामर्श दिया था। उसी समय गवर्नमेंट में अंग्रेजी भाषा के स्कूल तथा कॉलेजों की स्थापना की गई तथा उन्होंने एक निश्चित किया गया कि उच्च वर्ग और तथा मध्यम वर्ग है उन्हीं को ही शिक्षा दी जाए, बाकी को नहीं देना। इस कारण जो जनसाधारण था उनकी उपेक्षा हुई, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की योजना थी कि वो ऐसा एक भारतीयों का वर्ग तैयार करना चाहता था जो कलर और खून से तो भारतीय हो लेकिन जो सोच, विचार, प्रज्ञा, बुद्धि तथा इनकी तरफ से वो एक अंग्रेज हो। तो इस प्रकार वो एक द्विभाषीय वर्ग का तैयार करना चाहते थे। तो द्विभाषीय वर्ग क्या काम करेगा, उनसे वो जो भारतीयों को अन्य को ज्ञान दिया जाएगा। इस प्रकार वो धीरे धीरे पूरे समाज में पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य का प्रसार हो जाएगा। इसे बोलते हैं, जो लॉर्ड ऑकलैंड ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसमें था अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। वो इसी को कहते हैं अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। तो अभी हम चर्चा करेंगे लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र में क्या क्या था। इसने कहा था कि सरकार के जो संसाधन है, सरकार के संसाधन मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य की शिक्षा
लेने के लिए अंग्रेजी माध्यम सर्वोत्तम है। और मेकाले ने यह भी कहा कि भारतीय आलोचना की भारतीय साहित्य की। उसने कहा था यूरोपीय साहित्य की तुलना में भारतीय साहित्य का स्तर निम्न है। उसने कहा था कि यूरोपीय लाइब्रेरी की अच्छी अलमारी के बराबर पूरा भारतीय और अरब का साहित्य भी उसके बराबर नहीं हो सकता। सोचो उसने कितनी बड़ी बात की, कहाँ एक अलमारी और कहाँ अरब और यूरोप का दोनों को मिलाकर साहित्य। उसने इस प्रकार और इतनी एक बड़े लेवल में आलोचना की थी भारतीय साहित्य की। नेक्स्ट है, तो इसका असर क्या हुआ, इससे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल तथा कॉलेजेस की स्थापना हुई तथा इसके जो उच्च वर्ग है मध्यम वर्ग को शिक्षा प्रदान की गई, जिसे क्या जो जनसाधारण है, जनसाधारण की उपेक्षा की गई। ये पॉइंट फॉर्म में लिखना आप यदि नोट्स बनाते तो। जनसाधारण की उपेक्षा की गई, इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे ये योजना थी सरकारी योजना क्या थी कि वो एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे, जो खून तथा रंग से भारतीय हो तथा प्रज्ञा, विचार, सोच, बुद्धि तथा अन्य मापदंड से अंग्रेज हो। तो इस प्रकार वो एक द्विभाषी वर्ग का तैयार करना चाहता था, जिसके कारण जनसामान्य तक भी वो जो पाश्चात्य विज्ञान है और उसके साहित्य का ज्ञान जनसाधारण तक भी पहुंचे। इसे बोलते हैं अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। इस प्रकार एक द्विभाषीय वर्ग का निर्माण करना चाहते थे और इसी वर्ग से जनसाधारण तक पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य का ज्ञान पहुंचे। इसमें क्या अधोमुखी, उल्टा मुख, मतलब पहले ऊपर वाले को शिक्षित करना, उसके बाद बीच वाला जो ऊपर वाला यूरोपियंस थे, उसके बाद जो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग थे वो हमारा हो गया सेकंड लेवल का, और थर्ड लेवल में हो गया जनसाधारण। तो अधोमुखी, ये उल्टा मुख निस्यंदन छन के जा रहा है। तो पहले यूरोपियन था, उन्होंने छान के ज्ञान दिया, जो मध्यम वर्ग उच्च वर्ग है, उसके बाद जनसाधारण तक पहुंचा। और जो अधोमुखी, इसे बोलते हैं अधोमुखी निस्यंदन। जैसे केमिस्ट्री का वर्ड है अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, और इसकी प्रतिपादन क्या था ऑकलैंड, और मेकाले ने भी ऐसे कहा था, इसी सिद्धांत का समर्थन किया था। नेक्स्ट पार्ट हम चर्चा करेंगे थॉमसन के प्रयास। जो लेफ्टिनेंट जनरल थॉमसन था, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत,
उत्तर पश्चिम प्रांत जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है, उत्तर पश्चिम प्रांत का था, आधुनिक उत्तर प्रदेश है, वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उसने जो देशी भाषाओं द्वारा जो एक ग्राम शिक्षा की विस्तृत योजना बनाई थी उसने। उस योजना में क्या क्या था कि उन्होंने जो अंग्रेजी मीडियम के छोटे छोटे स्कूल थे उनको बंद करवा दिया गया, तथा जो इस गाँव में उपयोगी शिक्षा है, उपयोगी विषयों की शिक्षा है, जैसे गणित, ज्यामिति तथा जो कृषि है उससे रिलेटेड शिक्षा का उन्होंने समर्थन दिया। तथा जो अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज है वो जो अंग्रेजी माध्यम है उसको कॉलेज तक ही सीमित रखा, उसको बंद नहीं करवाया उसने। तो इस प्रकार हम चर्चा करेंगे थॉमसन के प्रयास। थॉमसन के प्रयास ये उत्तर पश्चिमी प्रांत था, उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इसने क्या है, देशी भाषा द्वारा, देशी भाषाओं द्वारा ग्राम शिक्षा की योजना बनाई, ग्राम शिक्षा की योजना बनाई इसने। नेक्स्ट इसके क्या क्या चरण था। नंबर 1, अंग्रेजी माध्यम के छोटे छोटे स्कूलों को बंद किया। छोटे छोटे स्कूलों को बंद किया। नंबर 2 है अंग्रेजी माध्यम को कॉलेज शिक्षा तक सीमित किया, कॉलेज तक सीमित किया। नंबर 3 है गाँवों में गणित, इसमें ज्यामिति तथा कृषि की तथा उपयोगी विषयों की शिक्षा दी जाए, उपयोगी विषयों की शिक्षा दी जाए। और नंबर 4 है देशी भाषाओं में शिक्षा दी जाए। इस प्रकार ये था थॉमसन के प्रयास, जो कि उत्तर पश्चिम प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उसने देशी भाषाओं द्वारा एक ग्राम शिक्षा योजना की विस्तृत योजना बनाई। इस योजना के क्या उद्देश्य थे, जो नई लोक निर्माण नीतियाँ लाई गई थी और जो राजस्व पद्धति अपनाई गई थी, उसमें वो ये जो आम जनता का सहयोग चाहता था, उस कारण उसने ऐसी नीतियाँ अपनाई। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच है उसके बारे में, तो जितने भी प्रयास किए गए, क्या क्या चेंजेस किए गए, कौन कौन सी समितियाँ गठित की गई, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए मारवाड़ी अनअकैडमी।